अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलबहार। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा फ्री ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स। ये उन तमाम लोगों के लिए है जो घर बैठे बिल्कुल ज़ीरो से सिलाई सीखना चाहते हैं। आज क्लास में हम सिर्फ सिलाई ही नहीं शुरू करेंगे, बिल्कुल उन बुनियादी बेसिक चीज़ों को समझेंगे जिनके बगैर सिलाई में सफाई नहीं आती, जैसे सुई, धागा का इंतखाब और टूल्स की पहचान। आज इन 4 पॉइंट को हम कवर करेंगे जो स्क्रीन में दिए गए हैं और इंशाल्लाह इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। और इन पॉइंट को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जैसे आमतौर पे पाकिस्तान में यूज़ होने वाली मशीनों पे सुइयां लगती है 14, 16 और 18 नंबर की, जिसमें सबसे ज़्यादा सुई यूज़ होती है 14 और 16 नंबर की। जिसमें से आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, जो 14 नंबर की सुई है उस पर सिलता है लीलन, सिल्क और लाइट सिल्क की बात करी, जो हेवी सिल्क होता है उसकी बात नहीं करी, लाइट सिल्क की बात कर रही हूँ, और लीलन और कॉटन। इस तरह के कपड़े 14 नंबर की सुइयों पे आराम से सिल जाते हैं। और नॉर्मल मशीन हो या आपके पास जोकी मशीन हो, जैसी भी मशीन हो, आप उस पर जब इस्तेमाल करते हैं हल्का कपड़ा तो आप यूज करेंगे उस पर 14 नंबर। जैसे हल्का कपड़ा सीने के लिए 14 नंबर की सुई बेस्ट होती है, इसी तरह से थोड़ा सा हेवी कपड़ा सीने के लिए 16 नंबर की सुई बेस्ट होती है। और इसमें ज्यादातर सिलता है थोड़ा सा हेवी, जैसे कि खद्दड़, वेलवेट, जीन्स और पर्दे वगैरह जो थोड़े से मोटे कपड़े होते हैं वो आराम से 16 नंबर की सुई पे सिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई हेवी कपड़ा सीते हैं और आपने लगाई है 14 नंबर की सुई या 11 नंबर की सुई, 11 नंबर की भी सुई होती है, लेकिन अगर आप ये सुई यूज कर रहे हैं तो आपकी मशीन मसला कर सकती है, बार बार धागा तोड़ेगी और आपका बार बार धागा तोड़ने की वजह से मशीन की जो नीडल है वो खराब हो सकती है और आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो आपने ये इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप हेवी कपड़ा सी रहे हैं तो आप यूज करेंगे 16 या 18। आप 18 उस बेस में यूज करेंगे जब आप स्ट्रीम थोड़ा सा हेवी कपड़ा, यानी कि बहुत थिक कपड़ा जिसकी लेयर ज्यादा। मैंने फिर भी स्क्रीन में मेंशन कर दिया है 16 नंबर की सुई क्या क्या सी सकती है, जो आप आराम से समझ सकते हैं और बाद में इसको याद कर सकते हैं। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं याद करने के लिए, ताकि जब भी आप सिलाई मशीन में बैठे तो आप सिलाई मशीन को समझें और ताकि मशीन जल्दी खराब ना हो। यही एक्सपर्ट टेलर्स होते हैं जो जबरदस्त तरीके से अपनी मशीन को लॉन्ग टर्म चलाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कौन सी सुई कब यूज करनी है और वो साथ साथ अपनी कपड़े के साथ सुई भी तब्दील करते रहते हैं। और जिसकी वजह से अगर वो एक तरह का कपड़ा बार बार सीते हैं तो उनकी एक नीडल जो है वो कम से कम 3-4 महीना आराम से चलती है। तो ये होता है सही तरीका सुई का इस्तेमाल करने का। ठीक है, 18 नंबर की सुई कपड़ा जो सीती है वो होती है बहुत ज्यादा हेवी, जैसे कि मोटा जीन्स। इससे पहले जो 16 नंबर की सुई मैंने आपसे डिस्कस की थी वो थोड़ा हल्का वाला जीन्स है, खद्दड़ है, वो सी लेती है। लेकिन जो 18 नंबर की सुई होती है वो बहुत ज्यादा हेवी, जैसे सोफे कवर और आप कुशन के जो फैब्रिक होता है थोड़ा थिक सा होता है वो, जैसे कि थोड़ा सा मोटा, जैसे लेदर का कपड़ा हो गया, इस तरह के कपड़े वो आराम से सी लेती है 18 नंबर की। नॉर्मली 18 ज्यादा यूज नहीं की जाती, क्योंकि नॉर्मल जो मशीनें हैं जो घरों में यूज होती हैं कॉटन, लीलन और सिंपल हल्के कपड़े यूज होते हैं 14 और 16 नंबर की। जैसे कि फैक्ट्रियों में, दुकानों में और जहाँ पे मोटे कपड़े सिले जाते हैं वहां पे ज्यादातर यूज होती है 18 नंबर की। और जैसे जैसे कि मेरे पास ये जोकी मशीन है, मैं नॉर्मली यूज करती हूँ 16 नंबर की, ताकि थोड़ा थिक कपड़ा या हल्का कपड़ा मैं दोनों एडजस्ट कर सकूं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप मोटा कपड़ा सिला चाहते हैं और 18 नंबर की सुई लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिएगा कि आप हल्का कपड़ा यूज करें, उस पर बहुत बड़े बड़े हॉल हो जाएंगे। क्योंकि जो 18 नंबर की सुई होती है, मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूं कि वो थोड़ी सी, इसकी जो नोक होती है वो थोड़ी मोटी होती है, ताकि वो मोटा कपड़ा आराम से और लेयर वाला कपड़ा आराम से सी सके, ताकि सुई भी ना टूटे और लेयर वाला कपड़ा भी स्टिच हो सके। इसी तरह से जो 11 और 14 नंबर की सुई होती है उसकी जो नोक होती है सुई की वो बहुत बारीक होती है, ताकि वो आराम से लाइट कपड़े को मैनेज कर सके। इसी तरह से ये जो टूल्स होते हैं, यानी कि ये जो सुई होती हैं, इससे आप आराम से सी सकते हैं और इनकी पहचान होना बहुत जरूरी है। और एक और बात इंक्लूड कर दूं, 18 नंबर की सुई में आप जूते और बैग भी सी सकते हैं। जो थोड़े से लेदर के और थोड़े हेवी कपड़े के बैग होते हैं वो भी आप 18 नंबर की सुई से स्टिच कर सकते हैं। तो स्टिच करने के लिए जो हेवी मटेरियल होता है, जो फैक्ट्री में स्टिच होता है, वो ज्यादातर 18 नंबर की सुई होती है, जो आराम से आप कोई सा भी थिक कपड़ा जो बहुत ज्यादा लेयर वाला हो, यानी कि 3-3 लेयर वाला कपड़ा आसानी से सी देती है। तो नॉर्मली 18 नंबर की सुई घरों में यूज नहीं होती, बहुत कम होती है। जो घर में छोटी सी फैक्ट्री खोल लेते हैं और वो मोटा कपड़ा सी रहे होते हैं, लेदर इस तरह का कुछ सी रहे होते हैं, जूता वगैरह, तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि हम जैसी खवातीन ज्यादातर 14-16 नंबर की सुई आराम से इस्तेमाल करती हैं सालों साल, और वो बहुत अच्छी रहती है।
एक और बात मैं इधर मेंशन कर दूं जो मैंने पॉइंट में नहीं इंक्लूड किया, लेकिन मैं ये आपको सिर्फ सजेस्ट के लिए कह रही हूँ कि अगर आप बहुत बारीक कपड़ा सीते हैं, जैसे शेफून जो बहुत हल्का वेट वाला होता है, जो बिल्कुल एक मुट्ठी में पूरा दुपट्टा आ जाता है, मैं उन फैब्रिक की बात कर रही हूँ जो बहुत लाइट होता है, जैसे शेफून हो गया, लाइट बिल्कुल लाइट सिल्क हो गया, या बहुत लाइनिंग वाला कपड़ा जो शमीज के तौर पर यूज किया जाता है, आप उन कपड़ों के लिए यूज कर सकते हैं 11 नंबर की सुई। अगर आपको टेस्टिंग के लिए करना है, जैसे कि आप यूज करना चाहते हैं कि 11 नंबर की सुई किस तरह इस्तेमाल होती है और कैसे यूज की जाती है, तो आपको लगाने का तरीका तो मैं बता दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सही इस्तेमाल का है कि अगर आप ये कपड़े यूज करते हैं जो मैंने आपको मेंशन किया और मैं स्क्रीन में भी मेंशन कर दूंगी, तो उनके लिए आप 11 नंबर की सुई यूज कर सकते हैं। आप वैसे तो 14 नंबर की भी सुई हो जाएगी, लेकिन 14 नंबर की हो सकते हैं जो इसकी धारी होती है जो कपड़े को खींचती है आगे करती है वो मसला करे, लेकिन 11 नंबर की सुई इन कपड़ों में भी चल जाती है अगर आप यूज करना चाहते हैं। वैसे नॉर्मली 11 नंबर की सुई इतना यूज नहीं होती, लेकिन अगर बहुत ही लाइट कपड़ा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सुइयों की सही पहचान हो गई होगी। तो अब दूसरा पॉइंट कवर करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये शर्ट के लिए और ट्राउजर के तो बहुत ज्यादा कैटेगरी आ जाते हैं, सब में यूज होता है, लेकिन नॉर्मली जो एक्स्ट्रा यूज होता है वो होता है शर्ट के लिए और बच्चों की एयरलाइन के लिए। जो एयरलाइन का कर्व आता है ना इस तरह से तिरछा, उसके लिए, एयरलाइन शर्ट के लिए और बुरखों के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है ये ट्राउजर स्केल। ये वैसे आता है 2 साइज में, एक मीडियम टू स्मॉल में और एक ये लार्ज में। मैंने फुल साइज वाला लिया है क्योंकि ज्यादातर मेरे पास जो ट्राउजर आते हैं उनकी लेंथ ज्यादा लंबी होती है, तो मुझे ये यूज करना होता है, तो मैं ये यूज करती हूँ। इंशाल्लाह आगे मैं इसी आगे क्लास में मैं इंशाल्लाह इसका यूज करने का तरीका बहुत ज्यादा आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस पे जो मेजरमेंट लिखी होती है, नॉर्मली क्या होता है हम इस तरह से स्केल को रखते हैं और निशान लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा इसमें जितनी भी मेजरमेंट लिखी है, आप इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए आसानी और हो जाएगी इसको इस्तेमाल करना। तो ये हो गया हमारा ट्राउजर स्केल, जो ये बहुत जरूरी है, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। ये एक आपने ले लेना है अगर आप स्टिचिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं मेरे साथ, तो ये आपने जरूर बाय करना है। अच्छा, दूसरा स्केल हम दिखाते हैं। ये जो हमारा एल स्केल है जो बहुत जरूरी है स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए, जो दामन की स्ट्रेट लाइन होती है, जो चाक की स्ट्रेट लाइन होती है, या इवन आपके बॉटम जो ट्राउजर के जो बॉटम स्ट्रेट होते हैं उनको स्ट्रेट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। मेरे पास ये मेटल का है, वैसे नॉर्मली जो होता है वो वुड का होता है, नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं, लेकिन मेरे पास ये मेटल का है। एक ही दफा लेके टूटता नहीं है क्योंकि इस एंगल में होता है, ये एल एंगल में होता है शेप में, तो इस वजह से ये जल्दी टूट सकता है, इसलिए मैंने ये मेटल का रखा है। तो ये मेरे इस्तेमाल में बहुत होता है, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल में ट्राउजर स्केल होता है, लेकिन ये भी आपके पास होना जरूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल स्ट्रेट लाइन के लिए बहुत यूज होता है। तो इसमें भी दोनों मेजरमेंट लिखी है और इसमें तो एक्स्ट्रा मेजरमेंट लिखी है, जहां आप इसे देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह इसका भी यूज मैं आपको आने वाली अपनी क्लास में सिखाऊंगी कि इसको किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी 2-3 साइज आते हैं आपने ये वाला साइज ले लेना है, ये आपको आराम से मिल जाएगा। ये बहुत जरूरी है, इनमें से अगर कोई चीज मिस हो जाए तो आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से भी आपको सिलाई आती है तो आप रिकवर कर सकते हैं। मैंने बहुत दफा बिना ट्राउजर स्केल के भी ट्राउजर की कटिंग सिखाई है, सिर्फ इस इंच टेप को यूज करके। अब मैं इस इंच टेप की आपको एक और खासियत बताती हूँ कि ये वाला इंच टेप है टेलर इंच टेप। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हैं, यानी कि आप कोई डिजाइनर बनना चाहते हैं, आप बहुत अच्छी सिलाई सीखना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म सिलाई को अपने जर्नी बनाना चाहते हैं, तो ये इंच टेप आप बाय कर लें। ये आता है टेलर इंच टेप के नाम से। अगर आप किसी भी शॉप में जाके जहाँ पे इस तरह के टूल्स मिलते हैं, सिलाई के रिलेटेड जितना भी सामान मिलता है, वहां पर आप जाके टेलर इंच टेप बोलेंगे तो आपको ये वाला इंच टेप मिल जाएगा। ये इतना अच्छा इंच टेप है, इसे तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गया है। ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, बिल्कुल भी। इस पे हल्की सी ना यहाँ पर आयरन लग गया था, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। ये टूटता नहीं है, ये फटता नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस मटेरियल का बना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत जबरदस्त है। अपने भी अगर लॉन्ग टर्म यूज करना है तो आप ये ले लें। अगर आप ये लेंगे तो आपकी एक ही दफा लेना होगा, बाय करना होगा और फिर आपकी लॉन्ग टर्म की छुट्टी हो जाएगी। और ये बहुत यूज होता है और इसको सही इस्तेमाल करने का जैसे तरीका मैं आपको बताऊं कि 1 इंच, आधा इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, ये जो सारे इंचेस हैं ये बहुत आसान है समझना। इस पे वैसे बहुत ज्यादा वीडियो बनी है, अगर मैं
में इसकी डिटेल बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बेसिक जो मैं आपको बता दूं, जो पीछे सेंटीमीटर है वो ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री में यूज़ होता है। पाकिस्तान में इंचेस और ये जो 2.5 पौना ये है यूज़ होता है। आपकी तरफ से ज़्यादा मुझ पर सवाल आए इंची टेप से तो मैं इसके ऊपर भी सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगी, इसी कोर्स के अंदर ऐड कर दूंगी। आपके पास होना चाहिए स्ट्रेट रोलर स्केल होना चाहिए। मेरे पास छोटा है, बड़ा वाला भी मिसिंग है। बड़ा जो स्केल होता है जो इतना साइज का होता है वो मेरे पास मिसिंग है। आपने वो स्केल लेना है, उस स्केल से आपकी अच्छी खासी डिजाइनिंग हो जाएगी। जो आपकी जो नेक डिजाइन होता है, जो बेल बॉटम होता है, इस तरह की डिजाइनिंग बहुत आराम से हो जाएगी। इस तरह के जो स्केल है वो तो मैं छोटी चीजों के लिए यूज कर लेती हूँ, लेकिन आपके पास वो स्केल होना चाहिए, वो अभी मेरे पास मिसिंग है। जो आपके पास एक और टूल्स होना चाहिए वो है ये कटर। ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। अगर आप जब भी कोई सूट सीते हैं तो उसके छोटे छोटे धागे होते हैं, आप उनको बड़ी कैंची से नहीं कट करते, तो बाद में इसको कट करने में बहुत आसान हो जाता है इस कैंची से। ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप इस कटर को रखते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप ये नहीं खरीदें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और चीज, ये मेरे पास टेलर कैंची है जो बहुत टाइम से मैं यूज कर रही हूँ और ये मेरी बहुत फेवरेट भी है। ये बहुत स्मूथ चलती है। मैं इसको हर 3-4 महीने बाद या फिर 6-7 महीने बाद एक दफा धार करा लेती हूँ। और एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो कागज काटने के लिए अलग कैंची रखें और कपड़ा काटने के लिए अलग। मैं कभी भी इससे कागज कट नहीं करती, ठीक है। जैसे कि थोड़ा अगर मजबूरी हो तो मैं कट कर लेती हूँ, लेकिन जो हल्का वाला कागज होता है ना वो तो बिल्कुल भी कट नहीं करती। तो ये वाली मेरे पास कैंची, आपने भी एक अच्छी सी कैंची ले लेनी है। अगर आपके पास छोटी कैंची है तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप उस कैंची से कागज ना काटे, उसकी धार खराब हो जाती है। एक आपके पास अच्छी धार वाली कैंची होनी चाहिए, इससे आपकी जो कटिंग है वो इम्प्रूव होती है और अच्छे तरीके से आपका सूट कट जाता है। आपके पास होनी चाहिए एक सुई, इस तरह की सुई का पत्ता जो आप जिससे तुरपाई कर सके आराम से। और तुरपाई से बहुत ज्यादा नीट और फिनिशिंग आती है। जो काम तुरपाई से होता है वो सिलाई से नहीं हो सकता। और बाज़ औक़ात लोग तुरपाई को बहुत ज्यादा इरिटेट समझते हैं, बहुत ज्यादा दूर भागते हैं, लेकिन हकीकत में तुरपाई से जो फिनिशिंग आती है वो और किसी चीज से नहीं आती। तो आपने इस तरह की एक बिल्कुल बारीक सुइयां ले लेनी है। आपने 2 कैटेगरी में लेनी है, एक थोड़ी सी मोटी सुई, इससे मोटी, और एक इस तरह की बारीक सुई जो आप सूट की तुरपाई कर सके। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको क्लास में सिखा दूंगी, आने वाली क्लासों में आपको सिखा दूंगी। इसका बहुत इस्तेमाल होता है और किस किस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी तरीका आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, ये वाली तो जो सुई मैंने आपके सामने मेंशन नहीं की, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास ना पाकिस्तानी जो मशीन है जोकी की सुई है, ये जो मेरी मशीन है जोकी मशीन, ये उसकी सुई है। ये थोड़ी इस टाइप की होती है, गोल होती है यहाँ से, ठीक है, ये पूरी गोल होती है। और ये 16 नंबर की सुई है। तो अगर आपने लेनी है तो आप इस फ्रेम में आती है। ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है 16 नंबर की सुई जोकी मशीन की। तो ये कुछ टूल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और एक और टूल्स होता है जो उधेड़ने के लिए यूज होता है, वो भी बहुत जरूरी है। इससे आपकी बहुत आसानी से छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। बिगनर से गलत कपड़ा सिल जाता है तो उधेड़ने के लिए जो उधेड़ने वाला कटर होता है, उधेड़ने वाली पिन होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। अभी मेरे पास मिसिंग है तो मैं आपको भी शो नहीं कर सकती, मैं स्क्रीन में दिखा दूंगी। आपके पास ये वाली पिन होनी चाहिए, आपके पास ये उधेड़ने वाला टूल्स होना चाहिए जो स्क्रीन में शो हो रहा है। अभी मेरे पास मिसिंग है तो आप ये भी जरूर बाय कर लें। ये बहुत आसानी से आपके कपड़े को उधेड़ देता है बिना खराब किए। और एक और टूल से जो चौक होती है मेरे पास, ये बहुत यूज हो गई है तो ये बस इतनी सी बची। ये 2 शेड में होती है, आपको मैं स्क्रीन में शो कर दूंगी, आप आराम से बाय कर सकते हैं। एक होती है पिंक और ब्लू में, फिर होती है येलो और पिंक में, इस तरह से 2 शेड में होती है। ये भी टेलर चौक होती है, आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं हर कपड़े में। और ये अच्छे से निशान लगा देती है, बहुत ज्यादा मेसी नहीं करती, ठीक है। बॉबिन और बॉबिन केस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बॉबिन आपके पास कम से कम 4 से 5 होनी चाहिए ताकि आप अलग अलग धागा भर सकें और थ्रेड डिज़ाइन भी दे सकें। और बॉबिन केस आपके पास कम से कम 1 से 2 होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक गुम हो जाए तो आपका काम रुके नहीं। और अगर आपके पास जोकी मशीन है, जैसे कि मेरे पास मशीन है, तो आपके पास बॉबिन केस इस तरह से होनी चाहिए और इसकी भी केस आराम से मिल जाती है जो इसका कवर होता है।
अच्छा, आ जाते हैं हम कॉमन पिन्स के ऊपर। कॉमन पिन्स भी होनी चाहिए आपके पास, जो हमारे पास भी होती है, लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी मिसिंग है, लेकिन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसका यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छे से अच्छा टेलर भी कॉमन पिन यूज़ करता है सिल्क और शेफून और इस तरह के ऐसे कपड़ों के लिए जो बहुत ज़्यादा हिलते हैं और वो सेट नहीं होते। इनको सेट करने के लिए आप कॉमन पिन यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप आराम से कटिंग कर सकें। और जब आप आराम से कटिंग करेंगे तो ऑफकोर्स आपकी कटिंग और फिनिशिंग और स्टिचिंग सब आसान हो जाएगी। तो इसके लिए आप कॉमन पिन खरीद सकते हैं, यहीं से मिल जाएगी आपको, जहाँ से ये टूल्स मिलते हैं, या आपको गिफ्ट शॉप से भी आराम से मिल जाएगी। ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। कॉमन पिन्स आप समझ गए होंगे, वरना मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी, आपको पिक्चर देख के अंदाजा हो जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, बात करते हैं अब आयरन की। आयरन आपके पास होनी चाहिए कंट्रोल वाली। कंट्रोल वाली मतलब कि आपके पास ऐसी आयरन ना हो, इस्त्री ना हो, जो आपने स्विच लगाया और वो डायरेक्ट गर्म हो जाए। अक्सर घरों में इस तरह से इस्त्री होती है। अगर आप सिलाई की जर्नी में मेरे साथ हैं तो आपके पास कंट्रोल वाली इस्त्री होनी चाहिए, जिसका आपका कंट्रोल आपके हाथ में हो। आप उसको कम और ज़्यादा, यानी कि हीट कम और ज़्यादा कर सकें। अगर आपके पास डायरेक्ट होगी तो आप सीखने के दौरान आप नहीं मैनेज कर पाएंगे, आपके कपड़े जल सकते हैं। तो आप ऐसी इस्त्री यूज़ करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लें या आप बाय कर लें, लेकिन आप ऐसी इस्त्री यूज़ करें जो आपके कंट्रोल में हो, और आप अपने हल्की स्पीड के साथ काम शुरू करें। बाद में इंशाल्लाह आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप हर तरह के कपड़े हैंडल कर सकते हैं और आपको समझना आसान हो जाएगा। लेकिन आप मेरे साथ इस जर्नी में साथ चल रहे हैं तो आपकी जो इस्त्री है वो आपकी होनी चाहिए कंट्रोल में। जो आप कंट्रोल का मतलब समझ गए होंगे, जो इसकी स्पीड आपकी आप अपने हाथ से कम कर सके, ज़्यादा कर सके, इस तरह की आपके पास इस्त्री होनी चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम थ्रेड पे। अच्छा, बहुत सारे थ्रेड इस तरह के होते हैं जो हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, ऐसे यूज़ नहीं करने चाहिए। जैसे कि मैं आपको अलग अलग बताती हूँ। जो कॉटन थ्रेड होता है, जैसे ये जो कॉमन होता है, जो हर कपड़े पे यूज़ होता है, जो हम नॉर्मली डिज़ाइनिंग, नॉर्मल सूट पे, कुर्तियों पे, ट्राउज़र पे स्टिच करते हैं जो कपड़ा, उसके लिए ये कॉमन थ्रेड यूज़ होता है। जो अच्छी क्वालिटी की पहचान ये होती है कि आप जब भी जाएं तो हल्का सा देख लें कि ये पक्का है या नहीं। वरना आप, दो तरीके हैं देखने के जिससे आपको फौरन पता चल जाएगा नलकी से, ठीक है। ये होता है जैसे कि ये, इस पे कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ, ये देखिए, लेकिन इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। और इसकी नलकी की आप क्वालिटी भी चेक करें। इसके अंदर जो है वो वाइट कवर है, इसकी बिल्कुल प्लेन है, तो ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है क्वालिटी पहचानने का धागा, कि वो बिल्कुल फिक्स कवर हो रही होगी, यानी कि इसमें देखो आपने एक एक धागा बहुत फिक्स तरीके से कवर हो चुका है। और अगर मैं दूसरी नलकी की बात करूं इसकी, तो ये अनइवन कवर हुआ है। देखें, आप इसको देखें और इसको देखें, आपको अंदाजा होगा। बिगनर्स क्या करते हैं, उनको अगर कोई बेसिक चीज़ सीनी होती है, वो शॉप से जाकर जहाँ पे धागे वगैरह मिलते हैं वो धागा उठा लेते हैं, और वो धागा कच्चा होता है। जैसे कि ये धागा बिल्कुल कच्चा है और ये वाला धागा बहुत मजबूत है। ये ना बहुत, अगर मैं यूँ करूँ नहीं टूटेगा, और ये वाला बहुत कच्चा है। और इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये अनइवन सेट है और ये बिल्कुल लाइन से सेट है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, और इसकी नलकी में भी आप फर्क देख सकते हैं। एक तो ये क्वालिटी की पहचान हो गई। दूसरा आप ये देखें कि आप तोड़ के देख सकते हैं धागा कि ये पक्का है या नहीं। और एक ये पहचान हो गई और एक ये पहचान हो गई। ये तो हो गई क्वालिटी कॉमन धागे की, आप इस तरह से देख सकते हैं। दूसरी नलकी इससे होती है ये वाली, ये होती है सिल्क धागे की। अच्छा, ये भी आपको आराम से आपको मिल जाती है, ये भी अच्छी क्वालिटी की है। ये यूज होती है, आप ये यूज कर सकते हैं मशीन में, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि आप जब ये यूज करें तो आपने क्या यूज करना है, आपने मोटा कपड़ा मोटे कपड़े भी यूज नहीं करना, ठीक है। अब जब ये यूज करें तो आप यूज करें 14 नंबर की या 11 नंबर की सुई। आप 11 या 14 नंबर की सुई में ये वाला धागा यूज कर सकते हैं। 18 नंबर की सुई में यूज करेंगे तो ये धागा टूट जाएगा। ये थोड़ा नेचुरली कच्चा होता है, क्योंकि ये होता ही एम्ब्रॉयडरी के लिए है, तो ये इतना पक्का नहीं होता, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हैं 14 और 11 नंबर की सुई के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। और एक ये है सिल्क धागा, ये एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज होता है। इसके लिए भी आप हल्की सुई यूज करें, यानी कि 14 या 11 नंबर की सुई। और ये जब आप यूज करेंगे तो भी आप हेवी कपड़ा यूज नहीं कर सकते,
ठीक है। और आपने टाका भी ज़्यादा बारीक नहीं लेना। या तो ये एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होगा, अगर आप सिंपल सिलाई के लिए यूज़ करें तो आप हल्के कपड़े पे यूज़ करें और हल्की सुई यूज़ करें, यानी कि 11 या 14 नंबर की सुई, आपने 16 या 18 नंबर की सुई यूज़ नहीं करनी। ज़्यादातर ये एम्ब्रॉयडरी के लिए या फिर हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, पर्ल थ्रेड जो है वो इसको कहते हैं पर्ल थ्रेड, ठीक है। अगर आपको मुश्किल हो या फिर दुकानदार को समझने में परेशानी हो तो आप सिर्फ ये भी कहेंगे ना कि मुझे थिक धागा दे दे, थिक जो थोड़ा सा मोटा धागा होता है डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, तो वो भी समझ जाएगा और आपको इस तरह का धागा दे देगा। ये बहुत यूज होता है डिजाइनिंग के लिए, मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी, बहुत सारे डिजाइन इससे बनते हैं। मैं ये अपने डिजाइन में बहुत यूज करती हूँ। ये धागा यूज होता है ज्यादातर बॉबिन में, ये आप ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि ऊपर यानी कि सुई में जो धागा इस्तेमाल होता है ऊपर वाली साइड पर, ये आप धागा यूज नहीं कर सकते। ये हमेशा बॉबिन में लगता है। और बॉबिन में किस तरह से लगता है इंशाल्लाह वो मैं आपको आने वाली क्लास में बता दूंगी, इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका। वैसे आपके पास ये भी धागा होना चाहिए। आगे क्लासों में अगर मैं आपको आगे क्लासों में जो डिजाइनिंग में सिखाऊंगी इसकी, तो इसके लिए आपको पास ये वाला पूरा किट होनी चाहिए जिसमें 12 कलर आते हैं। मेरे पास बहुत सारे हैं, मैंने एक पूरी किट खत्म कर चुकी हूँ और दूसरी किट के भी थोड़े से कलर बाकी है। तो ये तो हो गई धागों की पहचान। इसके अलावा बहुत सारे क्वालिटी के और भी धागे होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो जरूरी है वो है कॉमन धागा जो नॉर्मल कपड़े सिलते हैं, और एक ये वाला धागा जो डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। ये तो हो गई बात इन धागों की। और जैसे मैंने आपको बताया हर धागा हर कपड़े के लिए नहीं होता, इसी तरह से हर धागा जो होता है वो एम्ब्रॉयडरी के लिए नहीं होता। जो कॉमन धागा है वो मैं प्रैक्टिस के लिए सिर्फ यूज करती हूँ एम्ब्रॉयडरी के लिए। उस पर ज़्यादा इनहेंस नहीं होती एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि वो बिल्कुल कॉटन में होता है, प्लेन होता है। ज़्यादातर जो सिल्क के धागे होते हैं जैसे कि ये हो गया, और जो मैंने आपको पर्ल थ्रेड दिखाया वो हो गया, वो एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होते हैं। एम्ब्रॉयडरी वाले धागे अलग है। इंशाल्लाह एम्ब्रॉयडरी वाली जो सीरीज़ है वो भी मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगी, लेकिन ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद, ये कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं फिर एम्ब्रॉयडरी वाला कोर्स इंशाल्लाह शुरू करूँगी। ये तो हो गई धागों की पहचान। अब आ जाते हैं फैब्रिक के ऊपर। अच्छा, फैब्रिक जो है वो जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, मैंने आपको जो बताया था कि प्लेन हल्का वाला जो फैब्रिक है वो 14 से 16 नंबर के दरमियान में आप सी सकते हैं। नंबर की जो सुई उसमें आप सी सकते हैं। 18 नंबर में मोटे कपड़े, खद्दर और सोफे के और लेदर टाइप की जो फैब्रिक होते हैं वो सिले जाते हैं, लेकिन उनके लिए धागा भी थोड़ा थिक होना चाहिए, यानी कि मोटा, थोड़ा सा मोटा धागा, नॉर्मल धागे से थोड़ा सा मोटा था वो धागा, और उसके लिए सुई भी मोटी वाली होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लेदर सी रहे हैं तो सुई हल्की वाली है, या आप लेदर सी रहे हैं तो सुई तो मोटी वाली है पर धागा हल्का वाला है। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके आने वाले क्लास में मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगी और सिखाऊंगी, ताकि आपके लिए इस्तेमाल करना इन चीजों को और भी आसान हो जाए। आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का बुकरम होना चाहिए जो आप गलों के लिए इस्तेमाल करें, एप्लिक के लिए इस्तेमाल करें और कटवर्क के लिए इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आपके पास एक 0 पॉइंट का बुकरम होना चाहिए जो हल्का सा सी थ्रू होता है। मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी ताकि आपके लिए बाय करना आसान हो। ये बुकरम आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, पिंटेस्ट के लिए, प्लेट्स के लिए और बहुत सारे डिज़ाइन के लिए, जो आने वाले क्लास में मैं आपको उसका यूज़ करने का तरीका बताऊँगी। और तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए, आपके पास लास्टिक होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की, जो आप ट्राउज़र पे लास्टिक यूज करते हैं वो वाली। और उसका भी अलग अलग तरीके का इस्तेमाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अगर आपको अच्छी वाली लास्टिक नहीं मिलती तो उसका भी तरीका है, मैं आपको बता देती हूँ। लास्टिक खींच के देखना, अगर वो बहुत आसानी से खींच रही है, बहुत आसानी से, तो वो लास्टिक अच्छी नहीं है, ठीक है। जो बहुत थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, यानी कि खींचते हुए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वो लूज भी बहुत जल्दी नहीं होगी, ठीक है। वो अच्छी क्वालिटी की लास्टिक होती है। ये एक तरीका है पहचान करने का। और दूसरी कि ट्रस्ट वाला अगर वो हो, दुकानदार हो, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें सेल हो रही है और पुराना हो तो वो भी बहुत अच्छी से सेल करता है। मैं तो एक ही जगह से लेती हूँ और हमेशा सालों साल से वहीं से लेती हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आप लोगों के लिए सीखने के लिए आप वैसे तो ले लें लास्टिक, मैं आपको तरीका बता दूंगी किस तरह से आप ट्राउज़र के लिए और बाकी डिज़ाइनिंग के लिए लास्टिक यूज़ होती है। और बुकरम की भी अलग अलग तरीके यूज़ करने के मैं आपको हर तरीका बताऊँगी। लेकिन आपके पास ये 2 बुकरम होने चाहिए, एक नॉर्मल बुकरम जो आप गले के लिए इस्तेमाल कर दें और एक 0 पॉइंट बुकरम जो आप इस्तेमाल करेंगे, जो हल्का सा सी थ्रू होता है, वो बुकरम इस्तेमाल करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए, जो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली क्लास में उनके तरीके बताऊंगी।
स्टिच करने के और डिजाइनिंग करने के। अब बात करते हैं फैब्रिक के ऊपर। वैसे फैब्रिक बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें हमें आपको बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं आपको बताना हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप सब लोग। तो लेकिन जो अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी और बिगनर्स के लिए जो आसान फैब्रिक है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने लेना है कॉटन और लॉन, ये 2 फैब्रिक है जो आपने ले लेने हैं इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए। आपके पास कम से कम ये 2 कॉटन होने चाहिए, फैब्रिक होने चाहिए, एक कॉटन और एक लिनन। ये 2 बहुत सिंपल फैब्रिक है जो आप आसानी से कैरी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इनके ऊपर मैं आपको डिजाइनिंग सिखाऊंगी। मैं खुद वही कपड़ा यूज करूंगी जो आपको रिकमेंड कर रही हूँ, ताकि आप लोग उसी तरह से इसको फॉलो करें जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आपने एक ले लेना है कॉटन और दूसरा ले लेना है लॉन। लीलन और बाकी जो कपड़े हैं जैसे कि वेलवेट हो गया और खद्दड़ हो गए, ये सारे कपड़े हम बाद में इंक्लूड करेंगे, बाद में इनकी डिजाइनिंग करेंगे, क्योंकि ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं और ये खराब ना हो इसलिए हम इसको बाद के लिए रखते हैं, और ये आपके लिए कैरी करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉटन और लॉन से। अगर आपके पास ये कपड़े ना भी हो तो आप घर में जो पुराने दुपट्टे बचते हैं लॉन के, कॉटन के, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए और सीखने के लिए। क्योंकि मैंने भी जब अपनी कोर्स स्टार्ट किया तो स्टार्ट में बहुत अपने घर के दुपट्टे लिए थे और उनको इस्तेमाल किया था, उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। नए चीज़ें खरीदने से बेहतर है घर में जो पुरानी चीज़ें उनको आप इस्तेमाल करें। जब आपकी सिलाई में इम्प्रूवमेंट आए तो आप नई नई चीज़ें लें, और अगर आप नई चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं आप ज़रूर नई चीज़ें लें। आप 2 गज का 3 गज का एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें, कॉटन का या लीलन का या लॉन, लीलन का नहीं लॉन का। फिर मैं उस पर आपको डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी। अब इंशाल्लाह आपने ये सारी चीज़ें ले लेनी है जो मैंने आपको 1 बाय 1 करके बताया है, और आपने क्या क्या लेना है मैंने मेंशन कर दिया है। आपने वो सारी चीज़ें ले लेनी है, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास पे इनका कुछ बेसिक, जो सारी चीज़ें तो नहीं लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना बताऊंगी, और कुछ इंशाल्लाह आपको स्टिचिंग और स्टार्ट कर दूंगी। उम्मीद करती है आपको चारों पॉइंट कवर हो चुके होंगे और समझ में आएंगे। मैंने पूरी कोशिश की इन चीज़ों को आपको ईजी तरीके से समझाने की। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मशीन का सही तरीके से इस्तेमाल और इन सारे टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करने का बेसिक तरीका बताऊंगी, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों के लिए भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करना आसान हो, और मशीन को किस तरह से मैनेज करना है इनका भी तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।